नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही न्यूक्लियस पर चार्ज होगा। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? प्लस ई, तो नेट न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा? अगर न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा? प्लस ZD। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास क्या है? न्यूक्लियर मास इज इक्वल्स टू नेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से, जिसे एटॉमिक मास भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के मास को ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं एटॉमिक मास के। क्यों? क्योंकि एटम का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका मास कंपैरेटिवली न्यूक्लियॉन से बहुत कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एटॉमिक मास, जिसे कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक मास को या न्यूक्लियर मास को हम एक्सपेरिमेंटली भी मेज़र कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से। और मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से जब न्यूक्लियस के मास को इवेल्युएट किया गया तो ये किसके क्लोज था? अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास के क्लोज था और इंटीजर वैल्यू थी। और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट यूनिट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ क्यों किया जाता है? आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब हम न्यूक्लियर की डायमेंशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर का साइज़ बहुत ही कम था। कि न्यूक्लियर का साइज़ लेंथ की डायमेंशन में बात करें तो न्यूक्लियर का साइज़ क्या था? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 के ऑर्डर का था, जो कि बहुत ही स्मॉल लेंथ स्केल है। इसी तरह अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन की बात करें तो न्यूक्लियस पर कितना न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें एक न्यूक्लियॉन का कितना मास है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इतने स्मॉल स्केल पर हम जनरल यूनिट्स का यूज़ नहीं करते, लाइक ग्राम, मीटर, एनर्जी के लिए जो यूज़ करते हैं अर्ज, जूल। तो इतने स्मॉल स्केल पर हम किन यूनिट्स का यूज़ करते हैं? एटॉमिक स्केल पर। कि अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, जो कि किसके इक्वल है? 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे मोर प्रिसाइजली इतने डेसिमल तक लिखा गया है। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और से मास ऑफ न्यूट्रॉन। 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किस तरह से किया गया है? कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को किस तरह से डिफाइन किया गया है? दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 न्यूट्रल कार्बन एटम। अब कार्बन एटम का मास कैसे निकालेंगे? कि n नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो एक का कितना होगा? 12 ओवर में n ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट में जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल आएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। और ये किसके इक्वल है? 12 डिवाइडेड बाय n के। तो यहाँ से 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो जब आप यहाँ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 एटॉमिक मास यूनिट इवेलुएट करेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म्स में अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन लिखें तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? 1.0072766 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था। तो हम जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस किया था तो वहाँ 1 एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोला था? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन मोर प्रिसाइजली अगर लिखें तो किसके इक्वल होगा? 1.008
1.6654 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आप इन्हें किलोग्राम में लिखें तो किलोग्राम में ये किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg के, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg के। जिस तरह से हमने न्यूक्लियस के मास को एटॉमिक स्केल में एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह एनर्जी को भी स्मॉल स्केल में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, नेगेटिव, और ये चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम is accelerated through 1 volt, so it can be written as 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, जिसे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल भी लिख सकते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आएगा। बट जब आप स्मॉलर डायमेंशंस में, न्यूक्लियर डायमेंशंस में बात करते हैं तो हम एनर्जी को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिखते हैं, जिसमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है 10⁻6 के, सो ऑन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 के, और टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। एनर्जी के बाद हम मोमेंटम को किस यूनिट में लिखेंगे, मोमेंटम क्या है कि अगर मोमेंटम को लिखें दैट एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू में सी, तो यहाँ से मोमेंटम क्या आ जाएगा एनर्जी ओवर में सी। एनर्जी किस में लिख रहे हैं आप, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन डिवाइडेड बाय सी। सो मोमेंटम की यूनिट क्या होंगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी। इसी तरह अगर मास की यूनिट लिखें तो मास की यूनिट को किस तरह से लिखेंगे कि एनर्जी आइंस्टाइन रिलेशन से किसके इक्वल होती है mc² के, तो यहाँ से मास किसके इक्वल आ जाएगा एनर्जी ओवर में c² के। तो यहाँ से एनर्जी की यूनिट्स क्या हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c²। सो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c², जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे c की, तो ये कि अगर kg में कन्वर्ट करें तो ये किसके इक्वल आएगा 1.78266 इंटू 10⁻⁻30 kg के। तो ये किसकी यूनिट थी, मास की यूनिट थी। सिमिलरली जब हम डायमेंशन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियर डायमेंशन बहुत स्मॉल होती हैं, तो हम मीटर सेंटीमीटर के टर्म्स में डील नहीं करते, तो हम न्यूक्लियर रेडियस को डिफाइन करने के लिए यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, फर्मी यूज़ करते हैं, जिसे FM भी लिखते हैं। सो 1 फर्मी किसके इक्वल है, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर के। अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉन्ग के इक्वल आ जाएगा। आपने देखा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल था, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, की अगर 1 एटॉमिक मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंट से एनर्जी किसके इक्वल है mc² के इक्वल है, और आप किसमें मास किसमें लिख रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट में, तो एटॉमिक मास यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस मास को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ से मास क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट विल बी 9 इंटू 10⁻16। तो एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1.494 इंटू 10⁻10 जूल।
जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम किस में डील कर रहे हैं, एटॉमिक स्केल पर डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए इसे किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, 931.48 इंटू 10⁻6, और 10⁻6 किसकी इक्वल है, मेगा के। तो आप एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वलेंट टू 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आप जनरली जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होगी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर साइज। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनके बेसिस पे ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर न्यूक्लियस एटॉमिक न्यूक्लियस की शेप को स्फेरिकल शेप कंसीडर किया जाए तो स्फेरिकल शेप के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा। न्यूक्लियस का साइज़ एक्सपेरिमेंटली शो किया गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो वॉल्यूम अगर आप उसे स्फेरिकल शेप कंसीडर कर रहे हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो यहाँ से आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ए के। तो जब आप यहाँ से आर इवेलुएट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। यहाँ आर नॉट क्या है, आर नॉट इज ए कांस्टेंट विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर्स। और न्यूक्लियर रेडियस पैरामीटर बहुत लगभग कांस्टेंट रहता है अप टू मास नंबर ग्रेटर देन 72। अगर हम इसे इवेलुएट करें न्यूक्लियस के रेडियस को, न्यूक्लियस के रेडियस यहाँ से जब पैरामीटर आर नोट की वैल्यू पुट करें तो आर नोट अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 फर्मी के। तो न्यूक्लियस रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, जब आप यहाँ आर नोट की वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू आर विल बी इक्वल टू 1.3 ए रेज टू पावर 1/3 फर्मी के इक्वल आ जाएगा। अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस एक पर्टिकुलर कार्बन के लिए इवेलुएट करें तो कार्बन के केस में जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए यहाँ पर क्या होगा कार्बन के केस में मास नंबर 12, तो ये 12 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.3 इंटू 12 रेज टू पावर 1/3 फर्मी। तो ये रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, 3 फर्मी के। 3 फर्मी मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी डिस्क्राइब करती है न्यूक्लियस की शेप और साइज़ को। न्यूक्लियर डेंसिटी जनरली डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में मास वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी किसके इक्वल है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी आप न्यूक्लियस की देख रहे हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे इनटू में अगर आप 1 न्यूक्लियॉन के मास से उसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, हमने क्या कंसिडर किया कि जो न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकल शेप है। तो स्फेरिकल शेप के केस में वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, मींस कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन होगा। तो वो किसकी इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स मास नंबर एंड डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब ए। आपने अभी पीछे देखा कि रेडियस न्यूक्लियस की आपने कैसे डिफाइन की थी, यहाँ से आर क्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से आर किसके इक्वल था, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। आप जब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका क्यूब लेंगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा और यहाँ ए रह जाएगा।
तो यहाँ से देखें ए से ए कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन में, तो जो रेस्ट टर्म्स बचेंगी वो सभी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होती है। आप ये इवेल्युएट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम डेंसिटी ऑक्सीजन के केस के लिए इवेल्युएट करें तो ऑक्सीजन की डेंसिटी किसके इक्वल होगी, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻26। आप ये किस तरह से निकाला गया है, ऑक्सीजन के टर्म में मास नंबर क्या होगा, मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे 16, और जब आप एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻26 विच इज़ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस निकाल सकते हैं, जो किसके इक्वल आई है 2.4 इंटू 10⁻17 के। यहाँ जो पावर है ये कितनी है 10⁻17, जो बहुत ही बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स न्यूक्लियर डेंसिटी की क्या है, लार्ज क्वांटिटी है, और अप्रोक्सीमेटली सभी न्यूक्लियाइज के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हमने देखा कि ये हमने पर्टिकुलर ऑक्सीजन के लिए इवेलुएट किया है, और जो अब आपने यहाँ इवेलुएट किया है दिस इज़ फॉर जनरल केस, बिकॉज जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर के किसी वेरिएबल के इंडिपेंडेंट है। आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं लेड के लिए इवेलुएट करेंगे तो उस केस में भी 10⁻17 ऑर्डर की ही आएगी डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर